हेलो फ्रेंड, आप लोग का फिर से स्वागत है बीएसवी पटना क्लास में। तो आज हम क्लास करने वाले सोशल साइंस की ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। ठीक है, इस चैप्टर को बीबीए थ्योरी क्लास यानी नोट्स क्लास करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो जो लाइक कर ले वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। तो चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम कवर करेंगे आज। अगर आप लोग इस वीडियो में आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। पहला पॉइंट है संसाधन। ठीक है, संसाधन को कवर करेंगे। देखिए संसाधन क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन इसी को कहते हैं। संसाधन के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, नीचे दिए गए हैं। देखिए इस तरह से, पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, इस तरह है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव के संसाधन है। समापत्ति के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर हम व्यक्तित्व, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसके आधार में देख लेंगे। और विकास के स्तर के आधार पर क्या होगा? संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। ठीक है। अगली पॉइंट देखते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। जैविक संसाधन, वैसे संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणिजाति, पशुधन आदि। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। अजैविक संसाधन, वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। उदाहरण में है मिट्टी, हवा, पानी, ये सब। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। समापत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ठीक है। नवीकरणीय योग्य संसाधन, इसके टॉपिक को देखते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण में है हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु, ये सब। चलिए अनवीकरणीय योग्य संसाधन देखते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण में जीवाश्म ईंधन, धातु, ये सब आदि। ठीक है। आगे देख लेते हैं इसकी पॉइंट को। इन संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नवीकरण का असंभव होता है। इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, जैसे कि धातु। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। व्यक्तिगत संसाधन, वह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होते हैं। उदाहरण किसी किसान की ज़मीन या घर। ठीक है। सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय का समाज के पास होता है। उदाहरण चारगाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। उदाहरण में सरकारी ज़मीन, ये सब हुआ। सरकारी नहर, सड़क, ये सब हो गए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भी जानते हैं। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्र क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश के तट रेखा में 200 किलोमीटर तक की समुद्र क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। ठीक है। कितना तक? 200 किलोमीटर तक। ठीक, उसके आगे तक समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने? 2 प्रकार हैं। ठीक है। संभाव्य संसाधन, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, इन्हें संभाव्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण गुजरात और राजस्थान, ठीक है, में उपलब्ध और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है। ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग।
भंडार, भंडार क्या है? कुछ ऐसा संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन उनकी सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन को भंडार कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन ईंधन। अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी क्या नहीं है, ठीक है ना। संचित कोष, यह भंडार का हिस्सा होता है। इसका उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन तभी उसी ढंग से सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण नदी के जल के पानी के पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, ठीक है। सतत पोषी अभी देखते हैं, ठीक है। सतत पोषीय विकसित, जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण के नुकसान न पहुंचने और भविष्य की ज़रूरतों की अनदेखी न होने हो तो ऐसे विकास को एक सतत पोषीय विकास कहते हैं। संसाधन को सही इस्तेमाल और सतत पोषीय विकास के मुद्दों पर 1992 में रिया डे जेनेरे में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। कितना? 100। वे सभी जेंडर 21 पर सहमत हुए थे, ठीक है। इस एजेंडा का मुख्य मुद्दा था कि पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। इस एजेंडे में समान हित, पारस्परिक ज़रूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई है ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीब और रोगों के मुकाबला किया जा सके, ठीक है। संसाधन के विकास देखते हैं, ठीक है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई, ठीक है। कुछ व्यक्तियों में लालच वंश संसाधन का हास है। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय, जिसके समाज में दो हिस्सा संसाधन संपन्न अमीर और तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच बट गया है, ठीक है। संसाधन के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थितियों संकट में पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि नमीकरण आदि। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए ही तो सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण के बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा न करे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रधनों तथा वितरण समुचित नहीं है। ऐसे में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज तो अन्य संसाधनों का अभाव है। झारखंड में खनिजों का प्रचुर भंडार है लेकिन वहाँ पेयजल की और अन्य सुविधाओं का अभाव है, ठीक है। मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है लेकिन वहाँ अन्य संसाधनों का अभाव है, ठीक है। इसलिए हम इन क्षेत्रों का सही विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में होने वाली समस्या को हम संसाधन के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही कम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन का मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए क्या क्या है। पूरे देश में के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास योजना के बीच सही इस्तेमाल बैठाना, ये सब निम्न 3 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संसाधन का संरक्षण। संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के शोषणात्मक प्रवृत्ति
ही पूरी दुनिया में संसाधन के क्षय का मुख्य कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे और उनकी जगह जन समुदाय द्वारा उत्पादित की वकालत करते थे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में होती है। यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हमारे संसाधन को संरक्षण करें। भू संसाधन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। भूमि का एक ही प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि का संसाधन लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भूमि क्षेत्र विस्तृत रूप से पर्वतीय स्थित है। ठीक है, और लगभग 27% ही तरफ पठारी है। ठीक है, भारत में भू उपयोग का प्रारूप। ठीक है, इसके देखते हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाला तत्व कौन कौन है? भौतिक कारक जो जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनका क्षेत्रफल 93% लगभग भाग है। भूमि का उपयोग आंकड़े लगभग है। ठीक है क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन आधुनिक क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। भूमि नवीनीकरण और संरक्षण का उपयोग। कुछ मानव क्रियाकलाप जैसे उन्मूलन, अति पशुचरण, खनन और भूमि के निम्नलिखित मुख्य भूमि निभाई है। भूमि नवीनीकरण के रोकने का उपाय क्या क्या है? वृक्षारोपण है, चारागाह का समुचित प्रबंधन, कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, ठीक है, बंजर भूमि को उचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंध, फसलों के सही तरीके से कटाई, खनन, ये सब है। ठीक है, मृदा संसाधन देखते हैं। मृदा एक ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी का कई जीवों का प्रकृति का आवास है भी है। मृदा का निर्माण। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेमी मृदा को बनाने में हमें कितना वर्ष लगता है? हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होती है। मृदा के निर्माण में कई प्रकार कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होती है। मृदा का वर्गीकरण देख लेते हैं। बनावट, रंग, उम्र, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा को कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदा देखिए, जलोढ़ होती है। संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा होती है। उत्तरी मैदान में, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ के डेल्टा वे जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। ठीक है वही काली मृदा देख लेते हैं। इस मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगन मृदा भी कहा जाता है। ये काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित होता है। इसकी उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये सब मध्य प्रदेश में। ठीक है, काली मृदा बहुत ही महीन कानो आथित मृतक से बनी होती है। ठीक है, इससे लाल और पीला मिट्टी कहाँ पाया जाती है? सब लिखा हुआ देखिए। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीला मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब में होता है। ठीक है, उसे लेटराइट मिट्टी है। देखिए, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। ये मृदा मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, इस मृदा का अत्यधिक मात्रा में खाद के रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ठीक है, तो उसी तरह देखिए मरुस्थलीय मृदा है। ये मृदा मुख्य पश्चिम प्रस्थान में पाई जाती है। यह मृदा को सही तरीके से संचित करने कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प पर अधिक है और मृदाओं के हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने वाले कारण झीलों के जल
वाष्पीकृत करके खानों का नमक की बनाया जाता है। ठीक है, चलो वन्य मृदा देख लेते हैं। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा अनुपलब्ध है। इन मृदाओं को गठन के में पर्वतीय पर्यावरण और अनुसार बदला जाता है। ठीक है, नदी घाट ये सब है। चलिए आगे देखते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। तो आज का लास्ट टॉपिक है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है वनोन्मूलन, संघनन, कृषि, अति पशुचरण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं मृदा अपरदन के मस्तूल बनाने के खतरा रहता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ों मृदा की ऊपरी परत से बचा रखती है, इसलिए वनरोपण को मृदा संरक्षण किया जा सकता है। तो आज के यहाँ देखिए क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो पर नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक ले बाय, फिर कल हम मिलते हैं।